हेलो दोस्तों, मैं मधु मंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 1 जो है पेपर 1 से एमसीक्यूज को लेके डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और 10 यूनिट से हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो वेबसाइट है दोस्तों, जहां से मैं आज आप सबको एमसीक्यूज करा रहा हूं, ये हमारी एक वेबसाइट है जिसके नाम है एग्जाम ड्रिलर। तो फ्रेंड्स आप भी इस साइट में जाके आप इस सेम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स देखिए आज के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्शंस एंड असर्शंस का। यूजीसी नेट में दोस्तों देखिए ये जो डायरेक्शन और असर्शंस का जो क्वेश्चन है यहाँ बन सकता है इस टाइप की क्वेश्चन। ये डायरेक्शन और असर्शन का जो क्वेश्चन है ये जो 10 यूनिट से हमारे यूजीसी नेट का यहाँ से बन सकता है किसी भी यूनिट से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं डिस्कस शुरू करते हैं। पहला जो बात है, पहला जो डायरेक्शन दिए है क्या है, द असर्शन ए and reason for R below choose the correct alternatives। यानी यहाँ जो assertion और reason जो है वो दी गई है, इससे क्या करेक्ट अल्टरनेटिव है या assertion A और 2 दोनों करेक्ट है, इससे हम चूज करना। अब देखिए पहला जो assertion है क्या है, ह्यूमन बींग्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो ह्यूमन है एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड्स। यहाँ कहा जाता है कि ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है, उसके कारण क्या है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक रीजन होता है, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड्स के कारण से ह्यूमन एक दूसरे से क्या है दोस्तों, अलग होता है। इसके कारण रीजन क्या है नीचे दिए हुए, क्या देखिए, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बाय देम ड्यू टू देयर बर्थ। इसमें ह्यूमन का कुछ कैरेक्टर क्या है, इनहेरिटेड उसके बर्थ के साथ उसमें समा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अपब्रिंगिंग और सोशल इवेंट्स दैट आर यूनिक टू देम। तो ह्यूमन के अंदर कुछ कैरेक्टर आता है जो उसके बाद के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड कैसे वो बड़े बोले होते हैं और उसके साथ क्या है, सोशल इवेंट्स कैसे सोशल इवेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया है। तो आप देखते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा है, ए इन्हें कहा assertion A is इनकरेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट। यहाँ assertion जो ए दी गई है ये इनकरेक्ट है और रीजन जो है ये करेक्ट बताया गया है। नंबर बी में क्या दोस्तों देखिए, यहाँ assertion A is करेक्ट, यहाँ बी कहता है assertion जो है ये करेक्ट है, रीजन जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अब सी में बताया क्या है, assertion एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। जो assertion में दी गई है वो भी करेक्ट है, जो रीजन में दी गई है वो भी करेक्ट है, और बोथ assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। जो यहाँ जो हम डिस्कस किया है, तो जियोग्राफिकल जो ह्यूमन बीइंग जो डिफर होते हैं एक दूसरे से, ये जो assertion और रीजन, इसे समझने के साथ साथ हम जो टॉपिक है, कहाँ से ये टॉपिक लाया है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन भी हम इस टाइम में समझ के चलेंगे क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी जो टॉपिक की जो नॉलेज है वो भी हो जाता है, साथ साथ हमारे assertion और रीजन जो है ये तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, बैरियर टू कम्युनिकेशन आर दोज फैक्टर दैट प्रोड्यूस
obstacles in the way of reaching the message to the receiver। तो यहाँ कम्युनिकेशन में जो ऑब्स्टैकल्स है, जो बाधाएं आते हैं, जो रुकावट आते हैं, ये क्या है, इसे हम बैरियर कहते हैं। ये कम्युनिकेशन जो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है बैरियर्स के कारण में। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, पर्सनल बैरियर जो है कम्युनिकेशन में, पर्सनल जो बैरियर है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीपल contrast from each other because of various topographical, फाइनेंशियल, सोशल, इंस्ट्रक्टिव और ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड। जो एक दूसरे से अलग होने के जो कारण है, ये क्या है, क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल जो रीजन्स में रहते हैं, फाइनेंशियल क्या स्टेटस है, सोशल, इंस्ट्रक्टिव और ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड जो किसी जीविका, उपजीविका क्या होते हैं उसके साथ भी ये जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बाय देम ड्यू टू देयर बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा आता है जो क्या है, ये इनहेरिटेड होता है, बर्थ के साथ साथ आता है, ये फैमिली से जुड़ते हैं और किस स्टेटस में जो बच्चे है, जो लोग जो अपनी ग्रोथ होता है, जहां डेवलपमेंट होता है, सोशल किस तरह सोशल इवेंट में वो लोग समाहित है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो बात कहते हैं हमारी असर्शन और रीजन जो है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है फ्रेंड्स, यहाँ ए के साथ आर दोनों ही करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ हम समझ लेंगे क्या है, जो पर्सनल जो बैरियर है कम्युनिकेशन में। देखिए यहाँ जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में जो पर्सनल बैरियर आता है, अब हम समझेंगे पर्सनल बैरियर क्या है, इसे समझा, एक दूसरे से क्यों अलग होते हैं इसे हम समझा। अब पर्सनल बैरियर में क्या कुछ है इसे देखिए। पहला जो चीज है पर्सनल इमोशंस, हर व्यक्ति का इमोशंस क्या होता है दोस्तों, ये अलग होता है। बायसेस भी होता है पर्सन्स में, कुछ कुछ बायसेस हो सकता है। बायसेस क्या हो सकते हैं, जेंडर बायसेस होता है, कुछ कल्चर के लिए बायसेस, ऐसा कुछ बायसेस होता है। बायसेस यानी किसी चीज पर अपनी खुद की जो अट्रैक्शन है। तो और नंबर 3 में क्या है, परसेप्चुअल वेरिएशन। परसेप्चुअल अपनी जो थिंकिंग वेज है, अपनी जो थिंकिंग वेज का जो वेरिएशन इसमें भी हो सकता है। ये क्या है, पर्सनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। नंबर 4 में क्या है, कॉम्पिटेंसीज। हम किसी भी चीजों को कितने अच्छे से अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी काम को कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये कॉम्पिटेंसी है। और नंबर 5 में क्या है, मेंटल फैसिलिटीज। हमारी मेंटल जो फैकल्टीज है ये कैसे काम करते हैं, इसे ये भी पर्सनल क्या है, कम्युनिकेशन के पर्सनल बैरियर्स में आ जाता है। और क्या है, 5 सेंसेस। हमारी जो सेंसेस है, 5 सेंस कैसे काम करते हैं उसके पर भी काफी डिपेंड करते हैं। नंबर 7 में हम बात करेंगे क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी हमारे क्या है, कम्युनिकेशन में कुछ टाइप में कुछ हद तक क्या है, बैरियर्स के रूप में काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस जो क्वेश्चन है इसे अब हम आई होप इसे समझा। ये इतना टफ नहीं है, बट जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसे भी हम एक साथ समझ के चले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2, asking an open-ended question for gaining feedback can be classified as। जो हम asking an open-ended question for gaining feedback, किसी फीडबैक पाने के लिए जब हम open-ended question पूछते हैं, उससे हम किससे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पहले क्वेश्चन बन के आता है सामने, ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन एंडेड होते, एक दूसरे जो है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है, ये जो
क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आंसर देने वाले पर्सन है, वो अपने हिसाब से वो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन में आंसर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे पार्ट में क्या है, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये क्या है, जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो अपने मनमर्जी से आंसर नहीं कर सकता है। तो लौटते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, आस्किंग एन ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर गेनिंग फीडबैक कैन बी क्लासिफाइड। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, वो किस टाइप का होते हैं, इसे किस टाइप का कहते हैं। तो अब यहाँ जो इसके जो आंसर है, यहाँ क्या दी गई है, कॉन्ट्राडिक्टरी, पोलिमिक और रिम्यूमेंटरी और रिटोरिकल। यहाँ आंसर जो है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है, ये रिटोरिकल होता है। ठीक है दोस्तों, रिटोरिकल, इसके आंसर क्या है, रिटोरिकल। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो रिटोरिकल होता है। आप देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है। Asking an open-ended question for gaining feedback can be classified as rhetorical. इसे हम rhetorical कहते हैं। जब पे open-ended question पूछा जाता है, उसकी आंसर करने की जो तरीका है, ये rhetorical होता है। तो आप समझते हैं rhetorical क्या है। A rhetorical question is a type of question that is good to start with but may not help in getting a direct आंसर। तो दोस्तों, यह हम क्लियर समझ लिया क्या है, जो हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर नहीं भी हो सकता है, डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, देखिए, फॉर फीडबैक क्लोज एंडेड क्वेश्चन वर्क बेटर। सो हम किसी भी फीडबैक को पाने के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब क्या है, हमारी क्वेश्चन टाइप क्या होगा, क्लोज एंडेड होना चाहिए। नहीं तो जो आंसर है ये उधर डायरेक्ट नहीं हो सकता, इधर उधर जा सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आए तो ये क्या है, जो हम क्या है, फीडबैक के लिए किस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, तो ये क्या होगा, रिटोरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। और इसके आंसर ये भी हो सकता है, ये क्लोज एंडेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो आस्किंग एनी ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर गेनिंग फीडबैक कैन बी क्लासिफाइड एज, सो इसे हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नंबर 3 में। देखिए, फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशन ऑफन रेफर्स टू, मीडिया कम्युनिकेशन में यहां जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो करते हैं दोस्तों, अभी तक जो क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में आ गया। नंबर 3 में ये सब क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो बात है, फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशन ऑफन रेफर्स, जो मीडिया कम्युनिकेशन में फ्लैक क्या है, फ्लैक किसे कहते हैं, फ्लैग क्या है, तो यहाँ क्या है, प्रोपागेंडा की बात की गई है, क्रिटिसिज्म की बात की गई है, फीडबैक की बात की गई है, और साथ साथ एडवर्टाइजिंग की बात की गई है। तो आंसर आप देखते हैं इधर, करेक्ट आंसर जो है क्या है, क्रिटिसिज्म। फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशन जो है, ये क्रिटिसिज्म जो है, इसे हम फ्लैकिंग क्या है, मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आप देखते हैं इसके जो डिस्कशन क्या है। देखिए, फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशन ऑफन रेफर्स टू क्रिटिसिज्म, जो फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म जो है, इसे हमें कभी कभी क्या है, फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्लैक is the criticism but newspaper receive from the general public in the form of letters, petitions, lawsuits, फोन कॉल्स एटसेट्रा। तो दोस्तों, यहां समझने की बात की है, जो है क्या है, क्रिटिसिज्म मीडिया में। तो क्रिटिसिज्म हम कैसे रिसीव करते हैं, क्रिटिसिज्म हम कैसे पा सकते हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में कैसे हम पा सकते हैं। तो यहाँ फ्लैक इन मीडिया कम्युनिकेशंस, जो क्रिटिसिज्म पाने की जो वेज है, ये क्या है, फ्रॉम लेटर्स,
हम किसी भी लेटर्स मिल सकता है, अगर हमें क्रिटिसिज्म के तौर पर यहाँ क्या है पिटिशन भी मिल सकता है, लॉ सूट जो क्रिटिसिज्म है ये लॉ सूट के द्वारा इसमें लॉ सूट हो सकता है और फोन के द्वारा भी क्रिटिसिज्म की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, फ्लेक इज द टर्म दैट इज वाइडली यूज्ड इन मीडिया कम्युनिकेशन मीनिंग क्रिटिसिज्म। तो मीडिया कम्युनिकेशन में दोस्तों फ्लेक जो है वर्ड ये क्रिटिसिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, यहां जो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहां 4 ऑप्शंस दी गई है, इसमें 3 तो सही है, एक सही नहीं है। हमारी क्या है डायरेक्शन क्या है, हम जो सही नहीं है इसे फाइंड आउट करना है। तो पहला जो बात है देखिए नंबर ए में, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज वेयर द टीचर कम्युनिकेट विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यहां अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात की गई है दोस्तों। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन जब भी आएगा आप ध्यान में रखिएगा कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा क्या है नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। किसी भी ऑफिस में हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, नीचे वाले से धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जाएगा ये कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, सो यहां क्या है नंबर ए जो है ये ट्रू है। अब बात करते हैं नंबर बी की, जो हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन है इज व्हेन द टीचर कम्युनिकेट विद अदर टीचर। तो यहां जो बात है हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन, एक टीचर जब दूसरे टीचर के साथ कम्युनिकेट करता है इसे हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन कहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहां याद रखने की जो चीज है, ये समझने की जो चीज है, ये क्या देखिए हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन जब भी होगा तब क्या देखिए ये याद रखना, जब इक्वल लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तब इसे हम क्या कहेंगे, हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जब ऊपर अपनी रैंक के ऊपर की जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन ये क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपनी हिसाब की समान लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना ये हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन है। ठीक है, और जो सी ऑप्शन में क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। नो दोस्तों ये सही नहीं है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन नहीं। दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए जिस तरह कम्युनिकेशन की जाती है इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो ये सही नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर डी में जो है horizontal communication is also called lateral communication। हाँ, horizontal जो communication है इसे क्या कहते हैं, lateral communication भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इसे अब समझते हैं। देखिए upward communication occurs when the teacher communicate with the head of the department। this is correct statement। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुका है। दूसरी बात जो है horizontal communication occurs when a teacher communicate with other teacher। this statement is also true। the diagonal flow of communication involves more than 3 agents of communication, that is the head of the department told about the student। यहां देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है, जो कम्युनिकेशन हुआ है ये क्या है मोर देन 3 एजेंट्स के बीच में, मोर देन 3 एजेंट्स, 3 पर्सन के ज्यादा जब लोग होगा तब जब हम कम्युनिकेशन करेंगे इसे क्या है डायगोनल कम्युनिकेशन। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट टोल्ड अबाउट द स्टूडेंट्स। जब किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात कहेंगे ये क्या है, क्या हो सकता है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं सो अपवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। इसे अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम डायगोनल कम्युनिकेशन नहीं कह सकेंगे। ठीक है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन
इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुका था। ठीक है दोस्तों, यहाँ कम्युनिकेशन की जो वेज है इसके बारे में हम समझा बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर भी दोस्तों अगर किसी भी पॉइंट को आपकी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं जरूर उस पॉइंट को अच्छा से अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस बार आपकी JRF नेट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ which of the word count as good communication strategy, यहाँ किसे हम गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कहेंगे। ठीक है, which of this would count as good communication strategy, इसे अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हम किसे कहेंगे। इसमें क्या है, ये जो नंबर है ये 1 2 3 4 5 6, ये इसमें कैसे अरेंज किया है, गुड कम्युनिकेशन में इसे कैसे अरेंज करना है, ये बात है। देखिए पहला जो पॉइंट से नंबर 1 में क्या है, चेंजिंग योर टोन। अच्छा जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो क्या है, आपकी टोन की क्या है चेंज करना, जो टोन को चेंज करने की बात कहते हैं। नंबर 2 में क्या कहते हैं, गिविंग पर्सनल एग्जांपल। जब आप दूसरों के साथ बात करोगे तो आप की पर्सनल जो एग्जांपल, हाँ मैंने ऐसे किया है, ऐसे आपकी रेफरेंस को बीच में लेके आना। नंबर 3 में क्या है, यूजिंग पॉजेस। हम जब बात करेंगे तब क्या है, पॉज यूज करना, यानी बात करते करते बीच में क्या है कुछ सेकंड्स के लिए रोकना। और नंबर 4 क्या है, आई कांटेक्ट। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 जो है, वाइब्रेंट क्लोथ्स। आप जो ड्रेस पड़े हुए होंगे, आपकी जो ड्रेस है ये बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए। नंबर 6 में क्या है, यूजिंग हैंड मोमेंट्स। अब जो बात करोगे तो आपकी जो हैंड्स की जो मूवमेंट है ये होना चाहिए, आपकी हैंड्स की मूवमेंट होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या है, इसमें हमारी जो आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, पहले जो चीज है गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में क्या रखा है, नंबर 1 जो है चेंजिंग योर टोन। आपकी जो टोन है ना, ये क्या है, इससे चेंज करके यूज करना, कभी लाउड से बोलना, कभी धीरे से बोलना, इससे इसमें क्या है चेंजिंग लाने की बात कहा है। नंबर 3 जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, यूजिंग पॉज। कभी आप बात करते समय कभी आपकी जरूरत के अनुसार इसको पॉज करना, स्टॉप करना। ठीक है, और नंबर 4 में क्या है, आई कांटेक्ट। चीजों के साथ आपकी, आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उनके साथ क्या है, आपकी आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और नंबर 6 भी इसमें है, क्या है, यूजिंग हैंड मूवमेंट्स। आपकी हाथों की मूवमेंट्स के द्वारा किसी चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन में बात की गई है, पहला गिविंग पर्सनल एग्जाम्पल। आप जब किसी बात करते हुए आप पर्सनल एग्जाम्पल्स को बीच में लाते हो तो क्या होते हैं, शुड बी अवॉइडेड एज इट ओपन्स द रूम फॉर टेकिंग द कोर्सेस ऑफ ए लेक्चर इन अनदर डायरेक्शन। आप जब किसी बात को सामने रखते हो तो आप जाके अगर उसके बीच में आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस डाल देते हो तो क्या होता है, जो आप लेक्चर दे रहे हो उस लेक्चर दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, जो जरूरी नहीं है वो बात भी इसमें आ जाता है। सो जो लर्नर्स की जो मोटिवेशन है ये इसमें क्या है, तोड़ सकता है, इसमें रुकावट आ सकता है। सो ये नहीं होना चाहिए। और जो देखिए यहाँ उसके बाद में जो पॉइंट है, वाइब्रेंट क्लोथ्स कैन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। आप जो ड्रेसेस में अगर आप बहुत वाइब्रेंट क्लॉथ आपने वेयर किया है तो क्या है, स्टूडेंट्स की जो
अटेंशन है वो यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। स्टूडेंट हो सके आपकी बातों से ज्यादा आपके ड्रेसेस में उनकी जो फोकस वो रख सकता है, उसको वे नहीं होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है चेंजिंग योर टोन। अब जब बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो टोन है उससे अगर आप चेंज करते हैं सिचुएशन के अनुसार, तब क्या होता है, इट will certainly help the teacher in the class in communication properly। अब जब किसी भी चीजों को समझाते हैं आपके लर्नर के सामने, तो अगर आपकी टोन को आप अकॉर्डिंगली आप क्या है सिचुएशन के अनुसार आप चेंज कर सकते हो, तो क्या है ये बेटर इम्पैक्ट दे सकते हैं। सो चेंजिंग ऑफ टोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कम्युनिकेशन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहां देखिए, यूजिंग पॉजेस, हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट विल सर्टेनली हेल्प इन कम्युनिकेशन बेटर। हम क्या करते हैं, जब पॉजेस यूज करते हैं, बात करते करते जहां जरूरत है वहां क्या है कि कुछ सेकंड्स के लिए थमती है और हमारी हैंड्स की जो मूवमेंट, हमारी आईज की जो कांटेक्ट, हम जिसके साथ बात कर रहे हैं दोस्तों, उनके साथ हमारे आंखों से आंख डाल के बात करना, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सो ये जो चीज है कम्युनिकेशन में ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज जो हमने डिस्कस किया है, आज सिर्फ हम 5 क्वेश्चंस को यहाँ से उठाया है, इसे डिस्कस करने की कोशिश किया है। ये फ्रेंड्स एक अलग सा क्लास है आज के जो ये है फ्रेंड्स, इसमें आप कमेंट कीजिएगा इस तरीके के जो क्लास है ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपके इस टाइप की क्लासेस बेनिफिशियल है तो मैं जरूर इस टाइप का क्लासेस लूंगा। ये एक्सपेरिमेंट के लिए आज इस टाइप का क्लास मैंने रखा है। हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे वेबसाइट से आप चाहे तो हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, examdriller.com। यहाँ से आपकी यूजीसी नेट की जो पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट हो या एनी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है यहाँ आंसर के साथ अवेलेबल है, ऐसे डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। आई होप यहाँ से आपकी यूजीसी नेट की जो तैयारी है ये बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। आप एक्चुअल एग्जाम का जो सिचुएशन है ये यहाँ से आप महसूस कर सकते हैं। आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन यहाँ से आप करोगे तो जरूर आपकी यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा एक विश्वास है ये होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को प्लीज एक बार विजिट कर लेना। यहाँ अगर आपकी कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरे नंबर है 7005708107। फिर एक बार कहते हो फ्रेंड्स, मेरे नंबर है 7005708107। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यहाँ खत्म करने वाला हूँ। आप सब की बेस्ट विशेस है, आप सब बहुत अच्छा रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मेरी तरफ से जो कुछ करना है मैं जरूर दोस्तों आप सबके लिए करूंगा। ये कमिटमेंट के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।